गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं मैकियावेली के बारे में, एक ऐसे दार्शनिक के बारे में जिसे आधुनिक युग का प्रणेता कहा जा सकता है, आधुनिक युग की शुरुआत करने वाला कहा जा सकता है, जो मध्य युग को समाप्त करता है, आधुनिक युग का प्रारंभ करता है, जो धर्म व राजनीति को अलग अलग करने की बात करता है, जो धर्म के अंदर नैतिकता का कोई समावेश नहीं चाहता। एक ऐसा प्रैक्टिकल विचारक, एक ऐसा विचारक जो पूर्ण तरह से राजनीति को राजनीति के रूप में देखने की कोशिश करता हैगा, और उसे आधुनिक युग के प्रणेता के रूप में देखा जा सकता है। असल के अंदर आधुनिक युग की शुरुआत पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से होती है, ऐसा पूरा यूरोप मानता है, और राजनीति विज्ञान के अंदर भी इसी को मान्यता प्राप्त है। राजनीति विज्ञान में सत्ता प्राप्त करने के लिए बेईमानी, धोखाधड़ी, मक्कारी, अनैतिकता और कुटिलता के सभी साधनों के प्रयोग का अगर खुल्लम खुल्ला प्रबल समर्थन किसी ने किया तो मैकियावेली का नाम आधुनिक युग के रूप में लिया जाता है, और उसी से आधुनिक युग की शुरुआत को ही माना जाता है। जहाँ तक उसका अगर जीवन परिचय देखें तो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर के अंदर एक संपन्न परिवार में हुआ था। मैकियावेली के पिता वकील थे। मैकियावेली ने 1494 में फ्लोरेंस गणराज्य के सार्वजनिक अभिलेख कार्यालय में नौकरी मिली थी उसको, और मैकियावेली राजदूत के रूप में फ्रांस के राजा लुई 12वें और जर्मनी के सम्राट सीजर बोर्डिया के दरबारों में रहा था। व्यावहारिक राजनीति का ज्ञान उसे ज़बरदस्त तरीके से प्राप्त था। उसकी प्रमुख रचनाओं में द प्रिंस 1513 में और डिस्कोर्स 1521 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा द आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द गोल्डन एज, ये इस तरह की किताबें हैं जिसके अंदर द प्रिंस सबसे महत्वपूर्ण की पुस्तक के रूप में देखी जा सकती है। उसकी अध्ययन पद्धति को अगर अपन देखें तो उसने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके तर्कों को देखा जा सकता है, उसके विचारों को देखा जा सकता है, उसके भाव को देखा जा सकता है, और इस आधार के ऊपर उसकी पूरी की पूरी अध्ययन पद्धति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। W.A. डनिंग ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडाइवल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु बताया है। मैकियावेली पर जिन सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और जिस प्रभाव के कारण वो अपने युग का शिशु कहलाता है, वो मुख्य रूप से 5 बातें देखी जा सकती हैं। पहली, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा उसके जीवन के ऊपर परिलक्षित होती है। दूसरी बात, इटालियन समाज का पतन और दुर्दशा उसने बड़े नज़दीक से देखा हैगा, और वो भी उसके विचारों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तीसरा, शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना वो देखता आ रहा हैगा। चौथा, राष्ट्रीयता की भावना उसने देखी हैगी, और 5वां, पुनर्जागरण। ये 5 चीज़ें मैकियावेली को अपने युग का शिशु बनाती हैगी, और वो अपने युग का, ऐसे तो मेरे दृष्टि में हर व्यक्ति अपने युग का शिशु होता है, लेकिन मैकियावेली के परिप्रेक्ष्य के अंदर ये बात 100% सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि उसने बड़े नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश की थी, और उसी का प्रभाव उसके विचारों पर पूर्ण रूप से परिलक्षित हुआ। अगर उसके प्रमुख राजनीतिक विचारों को देखें तो इसके प्रमुख राजनीतिक विचारों में सबसे पहली बात है मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार। मानव स्वभाव संबंधी उसका विश्लेषण उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है, क्योंकि उसने ह्यूमन बीइंग को जिस तरह से देखा है, मानव को जिस तरह से देखा, उसके स्वभाव को जिस तरह से देखा है, और उसी के आधार पर उसका पूरा दर्शन एक तरह से केंद्रित होता चला गया, उसका दर्शन बनता चला गया, उसके विचार बनते चले गए। उसके समस्त राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु मानवीय स्वभाव के संबंध में विचार एवं नकारात्मक एवं विकृत हैं। वो मानव को लालची, कामुक, पूर्ण रूप से धोखेबाज, दुष्ट, स्वार्थी, दुष्कर्मी, पाखंडी, आलसी, चंचल मानता है। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मानव के अंदर सकारात्मक रूप से उसने देखी हो। वो मानता है कि मानव पूरी तरह से इसी तरह का है। मनुष्य पशु के समान है जो केवल विवश किए जाने पर ही अच्छा कार्य करता है। ये उसने पूरी तरह से देखा हैगा और पाया हैगा। इस प्रकार की स्थितियां उसके जीवन में भी उसने अपने देखी। मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति कहानी की तुलना में अपने पिता की मृत्यु को अधिक सरलता से भूल जाता हैगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस कहा जा सकता है मैकियावेली की ये कोटेशन कि मनुष्य अपने पिता की हत्या करने वाले को माफ़ कर सकता है परंतु अपनी पैतृक संपत्ति को हड़पने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इस प्रकार की बात करने
करने वाला व्यक्ति वो अपने आप के अंदर बड़ा ज़बरदस्त बात कह रहा हैगा। और इतिहास के अंदर और आम जीवन के अंदर अगर हम कई बार इन सब चीज़ों को देखते हैं तो चाहे कितनी भी आलोचना उसके विचारों के रूप में की जाए, यह स्पष्ट रूप से उसी को बहुत ज़्यादा अनैतिक विचारवादी विचारक क्यों ना कहा जाए, लेकिन वास्तव में कई चीज़ें पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है। इस प्रकार की स्थितियाँ उसके विचारों को दिखाई देती है कि संत ऑगस्टाइन ने मनुष्य को पापी, हॉब्स ने स्वार्थी और मैकियावेली ने तो परम दुष्ट एवं अति स्वार्थी माना हैगा। ये स्पष्ट रूप से मैकियावेली के विचार हैं। मैकियावेली द्वारा मानवीय स्वभाव का जो चित्रण किया गया है वह दृष्टिकोण एक पक्षीय, व्यक्तिगत, निराशावादी, पूर्णग्रस्त से परिपूर्ण है, ऐसा कुछ लोगों का मानना हैगा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैकियावेली ने एक ही पक्ष देखा, मनुष्य का कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ, होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन मैकियावेली ज़्यादातर जो बात कर रहा हैगा वो बहुसंख्यकों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हैगा, अल्पसंख्यकों के बारे में बात नहीं कर रहा। और वास्तव में उसने जिस तरह से स्थितियों को देखने की कोशिश की है उससे स्पष्ट नज़र आता है कि उसका जो मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार हैं, मानव के बारे में उसने जो पूरी तरह से बताने की कोशिश की है वो अपने आप के अंदर काफ़ी कुछ 100% सत्य नजर आते हैं। और इसीलिए बाद में अगर हॉब्स को देखें या ऑगस्टाइन को देखें, इन सब लोगों ने भी एक तरह से मनुष्य को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी प्रकार देखने की कोशिश करी भी है। और अगर हम बहुत पहले अगर भारतीय उसके अंदर जाते हैं तो चाणक्य ने भी बहुत अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को परिलक्षित किया। असल के अंदर चाणक्य जो है वो भारत के अंदर एक ऐसा विद्वान कहा जा सकता है जिसने मनुष्य स्वभाव के साथ साथ पूरी तरह से राजनीति को उसी रूप में देखा जिसे बहुत बाद में मैकियावेली ने देखने की कोशिश करी हैगी। इसलिए यहाँ पर एक तरह से मैकियावेली अपने आप के अंदर एक आधुनिक युग का एक ज़बरदस्त तरीके का विचारक कहा जा सकता है, जिसने पूरी तरह से राजनीति को राजनीति के रूप में देखने की कोशिश करी, मनुष्य को वास्तविक रूप से उस बहुसंख्यक विचार आधार के ऊपर देखने की कोशिश करी हैगी और इसी के आधार पर उसके सारे विचारों को देखा जा सकता है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।